नमस्कार, मेरा नाम है विवेक बिश्नोई। आज हम बात करेंगे बैंकों के इन्वेस्टमेंट के बारे में, विनियोजन के बारे में कि बैंकों के द्वारा जो पैसा प्राप्त होता है उसे बैंक किस तरीके से विनियोग करता है, इन्वेस्ट करता है। उसमें दो चीज आती हैं, एक लाभकारी विनियोग और एक अलाभकारी विनियोग। चलो शुरू करें। बात करते हैं बैंकों के द्वारा विनियोजन, इन्वेस्टमेंट बाय बैंक्स। इस कड़ी को समझने के लिए कि बैंकों के पास जो पैसा आता है, बैंक किस तरीके से उस पैसे को यूज़ करता है। तो बैंक इस पैसे को दो तरीके से इन्वेस्ट करता है। एक आता है लाभकारी विनियोग, एक आता है अलाभकारी विनियोग। अगर हम लाभकारी विनियोगों के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो लाभकारी विनियोगों का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। अतः बैंक अपनी धनराशियों का विनियोजन या इन्वेस्टमेंट ऐसे क्षेत्रों में करते हैं जहां से अधिक लाभ की प्राप्ति हो सके। इसे लाभकारी विनियोग कहा जाता है। इस कड़ी में सबसे पहले आता है याचना मुद्रा राशि ऋण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉल मनी। क्या होती है ये? यह एक बहुत धनराशि ऋण के रूप में एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक को दी जाती है, या जो हमारे यहाँ के बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं स्टॉक मार्केट में या व्यापारों के बीच में। तो यह क्षणिक होती है, ये कुछ समय के लिए होती है, 2 घंटे 4 घंटे, एक दिन 2 दिन। ये एक बहुत ही अल्पकालीन ऋण होता है जो केवल और केवल बैंक के साख के आधार पर दिया जाता है। जमानत के रूप में इसमें साख पत्रों को गिरवी रखा जाता है और उसी आधार पे एक बैंक या एक संस्था दूसरी संस्था या दूसरे बैंक को पैसा उधार देती है। इससे दोनों को फायदा होता है, एक संस्था को पैसे मिल जाते हैं और दूसरी संस्था को ब्याज। इस बैंक इस लोन के अंदर एक खास बात ये होती है कि जब भी बैंक को इस पैसे की आवश्यकता होती है, वह इस पैसे को अपनी दूसरी संस्था से, बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कभी भी वापस प्राप्त कर सकता है। इसीलिए इसे अल्पकालीन या कॉल एट मनी भी कहा जाता है। अगला आता है अल्पकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण से तात्पर्य ऐसी मुद्रा या ऋण से है जिनको बैंक 4 घंटे पहले अत्यंत अल्पकाल सूचना देके वापस प्राप्त कर सकता है। अल्पकालिक ऋणों में मुख्य रूप से 3 ऋण होते हैं। सट्टेबाजारी के कार्यों के लिए अल्प सूचना ऋण राशि, ऐसी राशि जिनका भुगतान ऋणी को सूचना मिलते ही 1 सप्ताह के अंतर्गत करना होता है। ऐसी राशि जो बिना पूर्व सूचना के बैंक वसूल कर सकता है। इन ऋणों पर बैंक बहुत कम दर से ब्याज वसूलते हैं। बैंकों में तीसरा पॉइंट आता है प्रतिभूतियों में विनियोजन। विनियोजन का मतलब इन्वेस्टमेंट। तो बैंकों के द्वारा जो पैसा होता है वो ऋण दिया जाता है। इसके अलावा जो उसके पास धनराशि होती है वह उसका बहुत बड़ा भाग इन्वेस्ट कर देता है प्रतिभूतियों में। अब ये जो प्रतिभूतियां होती हैं 3 तरह की होती है, सरकारी प्रतिभूति, अर्ध सरकारी प्रतिभूति और निजी प्रतिभूति। अब अगर हम सरकारी प्रतिभूतियों की बात करें तो जब सरकार को पैसे की आवश्यकता होती है तो सरकार बॉन्ड्स जारी करती है, छोटे समय के लिए, अल्पकालीन या दीर्घकालीन के लिए। तो बैंक इस ऐसी प्रतिभूतियों में पैसा लगाता है क्योंकि यहाँ पे जो निवेश होता है वो सुरक्षित होता है। दूसरी आती है अर्ध सरकारी प्रतिभूति, जिसके अंदर आपके जिला बोर्ड हो गए, नगर पालिकाएं हो गई, सुधार योजना हो गई, या पीपी मॉडल के थ्रू जिसमें पब्लिक प्राइवेट मॉडलशिप्स की कंपनियां होती हैं, उनके बॉन्ड हो गए, उनके ऋण पत्र हो गए या उनके शेयर्स हो गए, इस टाइप की कंपनियों में पैसा लगाया जाता है। तीसरी आती है निजी प्रतिभूतियां। यह वह प्रतिभूति होती है जिनमें जन उपयोगी संस्थाओं एवं मिश्रित पूंजी कंपनी के स्टॉक्स, अंश पत्र, ऋण पत्र के साथ साथ रेल, जल विद्युत कंपनी आदि के अंश पत्र और बॉन्ड सम्मिलित होते हैं। इस टाइप की प्रतिभूतियों में पैसा इन्वेस्ट करने से बैंक की वो धनराशि जो लोन के लिए नहीं जा पाई है उसे इन्वेस्ट कर दिया जाता है, जिससे भविष्य में जब भी पैसे की आवश्यकता हो वह अपनी प्रतिभूति बेच के उससे पैसा प्राप्त कर सके। अगला आता है बिलों का क्रय एवं कटौती। बिलों के बारे में हमने पहले भी बात करी थी कि ये बिल जो होते हैं विनिमय विपत्र होते हैं, कि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी पे इस तरीके के बिल लिखता है। तो बैंक क्या करता है कि जितने भी उच्च श्रेणी के बिल होते हैं या प्रतिज्ञा पत्र होते हैं उन्हें कुछ धनराशि काट के उसका बचा हुआ अमाउंट या धनराशि व्यापारी को दे देते हैं, और समय पूरा होने पे व्यापारी से वह पूर्ण भुगतान या जो अंकित भुगतान होता है उसे प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका बैंक को क्या फ़ायदा होता है? बैंक को जो धनराशि कटती है वह ब्याज रूप में मिल जाती है। वह अपने व्यापारी बैंक अकाउंट में या करंट अकाउंट में उसका लेन देन जो है वो सुचारू रूप से चलता रहता है, जिससे व्यापार, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स या व्यापारी के लिए, इन सब के लिए यह उपयोगी सिद्ध होता है।
अगला बिंदु आता है ऋण तथा अग्रिम, लोन्स एंड एडवांस। व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को निम्न प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है नगद साख, जिसे हम कहते हैं कैश कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि नगद साख की सुविधा व्यापारी बैंकों के द्वारा अपने खाता धारकों को उनकी साख सीमा के आधार पर प्रदान की जाती है। वे साख सीमा उनके माल पे, उनके पास जो चल संपत्ति है एवं उसके पास जो बिक्री की इनवॉइस है उसके आधार पे उनकी एक वैल्यू निकाली जाती है, जिसे हम उसकी साख कहा जाता है, और उस साख के आधार पे ही उसे कैश क्रेडिट या नगद साख दी जाती है। व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट बहुत ज़रूरी होता है कि प्रतिदिन व्यापार के अंदर बहुत सारे लेन देन होते हैं, इसीलिए व्यापारी इस सुविधा का फ़ायदा उठाते हैं और अपने व्यापार में प्रयोग करते हैं। अगला आता है साधारण ऋण। साधारण ऋण जो है बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों की आवश्यकता पूर्ति के लिए दिए जाते हैं। यह मुख्य रूप से मध्यकालीन से लेकर दीर्घकालीन ऋण होते हैं, मतलब 5-6 साल से लेके और 15-20-30 साल तक के लिए होते हैं। यह मुख्य रूप से जो ग्राहक होते हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लिए जाते हैं। इन पे जो ब्याज की धनराशि होती है वो और लोनों के मुकाबले कम होती है। इसमें सबसे पहले आता है सावधि ऋण। दीर्घकालीन ऋण होते हैं जिनकी अवधि 5 से 10 साल होती है, और इन ऋणों के द्वारा व्यापारी अपने व्यापार में कोई मशीन या कोई और वस्तु या किसी और कार्य के लिए इन ऋणों का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है व्यक्तिगत ऋण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल लोन। इस प्रकार के ऋण प्राय ग्राहकों को ऐसी उपभोग वस्तुओं को खरीदने के लिए दिए जाते हैं जिनका मूल्य अधिक होता है। यह ऋण नियमित आय वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। मुख्य रूप से पर्सनल लोन जो है वो आपके सैलरी अकाउंट पे दिया जाता है कि आपके द्वारा कितना रुपया मंथली या हर महीने कमाया जाता है, और इससे बैंक आपसे यह नहीं पूछता कि आप इस पैसे को कहाँ खर्च करेंगे। ये आपका व्यक्तिगत ऋण होता है, चाहे आप इसे किसी भी कार्य के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें अमूमन जो ब्याज की दर होती है वो और बैंक ऋणों के मुकाबले ज़्यादा होती है। अगला आता है व्यापारिक ऋण। इस प्रकार के ऋण में बैंकों को व्यापारिक क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जिसमें उत्पादन, विनिर्माण, विक्रय, भंडारण आदि की सुविधा के लिए इस प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। इसमें दो तरह के ऋण होते हैं, सुरक्षित ऋण और असुरक्षित ऋण। सुरक्षित ऋण का मतलब होता है सिक्योर लोन्स। यह लोन वह होता है जिसमें व्यापारी के द्वारा कोई ना कोई संपत्ति बैंक के पास गिरवी रखी जाती है, बंधक रखी जाती है, और उसके आधार पे बैंक उस व्यापारी को पैसा उधार देता है। अगर कोई भी व्यापारी पैसा चुकाने में असमर्थ हो जाता है तो बैंक उस संपत्ति को अपने पास जब्त कर सकती है। असुरक्षित ऋण या अनसिक्योर लोन, ऐसे ऋण के लिए कोई भी जमानत के रूप में संपत्ति नहीं रखी जाती, केवल व्यापारी के साख के आधार पर ये पैसा या इस टाइप के लोन दिए जाते हैं। अगला आता है विनियोग ऋण। इस तरह के ऋण बैंक द्वारा स्थायी संपत्तियों के क्रय के लिए दिए जाते हैं। इस प्रकार के ऋण में जैसे भूमि का टुकड़ा, प्लॉट, प्लांट, मशीनरी, घर, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें खरीदी जाती हैं, क्योंकि इनमें जो ऋण होता है वो मध्यकालीन से लेके दीर्घकालीन होता है। 10-15 साल से लेके 20-25 साल तक के लोन इसमें दिए जाते हैं। अंत में आता है अधिविकर्ष, जिसे हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट अधिविकर्ष की सुविधा अपने चालू खाते को दी जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब ग्राहक को कम समय में नकदी की आवश्यकता होती है, तो व्यापारी अपनी बैंक से एक निश्चित सीमा की लिमिट बनवा लेते हैं और उस आधार पर वह उस पैसे को कभी भी बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण से समझते हैं, जैसे आपके खाते में 20,000 रुपये पड़े हैं और आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट की जो लिमिट है वो 50,000 रुपये है, तो 20 + 50 70,000 रुपये। तो आप अपने खाते से कभी भी ये 70,000 रुपये या 70,000 रुपये का चेक कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों के लिए, व्यापारिक ग्राहकों के लिए चालू खाते पे सुविधा दी जाती है, जिसके द्वारा वह बैंक ओवरड्राफ्ट से इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। इसी कड़ी में अब अगला आता है अलाभकारी विनियोग। कई बार बैंकों द्वारा अपनी धनराशि का विनियोग ऐसे कार्यों के लिए भी किया जाता है जिनसे उनको कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता, बल्कि वह ऐसा बैंक की प्रतिष्ठा एवं कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए करते हैं। इसे अलाभकारी विनियोग कहा जाता है।
अब समझते हैं थोड़ा सा अलाभकारी विनियोग के बारे में। अलाभकारी विनियोग जिससे कोई लाभ ना हो, नगद धनराशि का कोई लाभ ना हो। तो कई बार जो व्यापारी होते हैं या बैंक होते हैं, वह इस टाइप के कार्य करते हैं जिससे उनके व्यापार में या उनके बैंक के कार्य में समृद्धि हो और कार्य अच्छी तरीके से आगे बढ़ता है। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है नगद कोष, एक होता है मृत या स्थायी स्कंध। सबसे पहले समझते हैं नगद कोष। नगद कोष का मतलब ये होता है कि जो हमारे बैंक होते हैं उनको एक निश्चित धनराशि में पैसा अपने पास हमेशा सुरक्षित या नगद रूप में रखना होता है। इस पैसे को वो कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बैंक का प्रमुख कार्य होता है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसा मांगे तो आप उस पैसे को दे सको। तो आपका जितना भी दायित्व है, बैंक के अंदर जितना पैसा जमा है वह बैंक का दायित्व कहलाता है। तो आपके पास जितना भी दायित्व है उसका 4% आपको नगद कोष में रखना अनिवार्य होता है। समय समय पे देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा इस संख्या को 4% को घटाया बढ़ाया जा सकता है। वह देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस तरह के कदम उठाते हैं। इसके अलावा कई बार किसी क्षेत्र विशेष में, किसी बैंक विशेष में पैसे का लेन देन ज़्यादा होता है या कुछ वहाँ की स्थिति परिस्थिति अलग अलग होती है, तो बैंक उस हिसाब से भी इस मात्रा को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। लेकिन 4% की या जो केंद्रीय बैंक की गाइडलाइन है उससे कम इसको नहीं करता। नगद कोष रखना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि बैंक की एक साख जुड़ी हुई होती है कि आप अपना बैंक में पैसे लेने गए तो आपको तुरंत वो पैसा मिल जाए। ऐसा ना हो कि बैंक आपसे कहे जी अभी पैसे खत्म हो गए, 2 दिन बाद आना। ठीक है ना? इसलिए नगद कोष रखना बैंक को बहुत ही आवश्यक होता है। मृत या स्थायी स्कंध से मतलब है कि बैंकों के द्वारा जो इमारत, बिल्डिंग, बिजली, फर्नीचर, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट्स, जितनी भी चीज़ें अपने व्यापार के अंदर, अपने बैंक के अंदर सम्मिलित की जाती हैं या व्यय में सम्मिलित की जाती हैं, जो एक अलाभकारी विनियोग माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह केवल और केवल आपके व्यापार को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है और इसका आपको कोई भी प्रत्यक्ष रूप से लाभ नहीं मिलता, लेकिन इनके द्वारा आप अपने व्यापार को या अपने बैंक को अच्छी तरीके से चला सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।